ममता बनर्जी हारी या हरा दी गई? एक बात तो सब जानते हैं पर बोलेगा कोई नहीं कि चुनाव आयोग एक तरफ खड़ा था, अर्धसैनिक बल भी एक तरफ खड़े थे, पर्यवेक्षक भी एक तरफ खड़े थे, बीजेपी भी एक तरफ खड़ी थी, दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी। इस चुनाव में सेम लेवल ऑफ फील्ड कहीं था ही नहीं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है कि ममता बनर्जी जनता से नहीं, जुगाड़ से हार गई है। फिर वही बात आती है कि जानते सम है पर मानेगा कोई नहीं। लेकिन फिर भी जुगाड़ को एक किनारे रखकर अब समझते हैं कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि ममता हार गई। तो चलिए सब समझते हैं। मेरा नाम है मनी पांडे और आप देख रहे हैं द स्पीक प्रेस। क्या बंगाल में मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के वोट 2021 के मुकाबले सिर्फ 7% पर है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर टीएमसी की जीत हो रही थी वहां काउंटिंग स्लो कर दी गई। काउंटिंग के बीच वो मणिपुर के काउंटिंग सेंटर भी पहुंच गई थी। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम जीतेंगे, डटे रहना, लेकिन टीएमसी की बंगाल में हार हो जाती है। 2021 से 213 सीट जीतने वाली ममता बनर्जी की पार्टी 2026 में 100 सीट से भी नीचे चली जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी अपना गढ़ तक नहीं बचा पाई है। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 साल से लगातार पकड़ी हुई थी, उसमें से 65 सीटें यानी करीब 55% सीटें भी बीजेपी छीन ली है। बंगाल में 162 सीटें जहां टीएमसी लगातार 10 सालों से जमी हुई थी, उनमें से 89 सीटें भी बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी ने अपनी पुरानी 73 सीटें बरकरार रखी है और 111 नई सीटें भी जीत ली, जबकि टीएमसी अपनी सिर्फ 88 पुरानी सीटें बरकरार रख पाई, 3 नई सीटें जीती और 115 पिछले वाली सीटें गंवा दी। मुस्लिम बहुलक की 42% सीटें बीजेपी ने जीत ली है। 2 जिलों से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, जहां बीजेपी ने 2021 में एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन इस बार वहीं से बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं। उत्तरी 24 परगना की बात करें तो वहां कुल 33 सीटें आती है। यहाँ बीजेपी ने 2021 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसी जगह से बीजेपी ने 15 सीटें जीत ली हैं। यह बताता है कि मुस्लिम वोटर्स ममता से छिटके जरूर है। 2011 में खाता न खोल पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने वाली। पिछले 2 बार के आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हिंदू वोटर्स को अपने तरफ पोलराइज करना। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी ने कई दांव चले हैं। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया की चुनाव सभा में कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। अब शायद इसी बात को काउंटर करने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाई होगी। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ प्रचार भी किया। शाह ने कहा कि माछ भात खाने वाला ही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा, यानी बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बनेगा वो माछ भात खाने वाला ही होगा। ये शाह के तौर ये अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था। दरअसल उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहारी और सात्विकता से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन बंगाल में शक्ति परंपरा यानी शक्ति की पूजा सबसे ऊपर मानी जाती है, जिसमें मछली को महाप्रसाद माना जाता है। बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। माछ भात पर बंगाली का हक है और चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, मछली भात उनका अधिकार है। वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मुस्लिम बहुलक इलाकों में मेरे दिल में है काबा और मेरे आंख में है मदीना वाला गाना गा दिया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसे काली बनाम काबा की तरह पेश कर दिया। योगी ने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल काली माँ और माँ दुर्गा है। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय माँ काली से काउंटर किया था, जिससे उसका फायदा भी हुआ था। इस बार बीजेपी ने जय माँ काली का नारा लगा दिया, जो इस बार बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट लेकर आया, क्योंकि अभी भी जो धर्म वाली पार्टी, धर्म वाली वोटिंग होती है, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बसी ही है। आगे बढ़ते हैं तो भाजपा के लिए दूसरी टेंशन थी महिला वोटर्स की। 2021 में टीएमसी के साथ 50% और बीजेपी के साथ 37% महिला वोटर्स थी। ममता ने महिलाओं से 9 वादे किए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा निकला लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 500 बढ़ाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और एसटी/एससी महिलाओं को 1700 हर महीने देने का वादा था। अब तक करोड़ों महिलाएं इस योजना का फायदा उठा रही थी। बीजेपी ने यही काउंटर किया। बीजेपी ने बंगाल में हर महीने 3000 देने का वादा कर दिया। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की और फ्री बस सर्विस का भी वादा किया।
पार्टी के द्वारा नवंबर 2023 के बाद से 11 राज्यों में चुनाव से पहले महिलाओं को कैश देने का योजना लागू किया गया, वादा किया गया, जिसके बाद 10 राज्यों में यह सत्ता दिलाने में कामयाब रहा। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें 3 बिल लाया गया। कहा गया कि ये बिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जरूरी है। सभी विपक्ष पार्टियों ने मिलकर इसका विरोध किया और बिल पास नहीं हो पाया। अब बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी इसका विरोध कर रहे हैं। बंगाल में संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटनाएं हुई, उनमें भी महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए थे। बीजेपी ने इस नैरेटिव को साधने के लिए इस मामले में जो बड़े चेहरे थे उनको टिकट दे दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में बार बार महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया। वहीं 14 अप्रैल को पानीहाटी की रैली में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल में महिलाओं और बहनों को रात 2 बजे के बाद भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। यानी महिला मुद्दा बंगाल में काफी वर्क किया है। मुस्लिम और महिला के बाद अब टीएमसी के फेस पर वॉर करने की प्लानिंग थी। दरअसल पिछली बार बीजेपी नेताओं ने दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए, जो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल गई थी। तो इस बार बीजेपी ने पर्सनल अटैक ना के बराबर किए। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग के पक्षपात होने और एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ, सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठा लिया। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए माइक्रो लेवल की प्लानिंग की थी। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की। योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता विश्व शर्मा समेत 12 मुख्यमंत्री भी प्रचार किए। वोट मांगने के लिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनावत जैसे तमाम दर्जनों नेताओं की फौज उतार दी बीजेपी ने बंगाल में। नरेंद्र मोदी ने 19, अमित शाह ने 30 से ज्यादा, राजनाथ सिंह ने 6 से ज्यादा, योगी ने 11, स्मृति ईरानी ने 13 और हेमंता विश्व शर्मा ने 8 रैलियां और कई रोड शो किए थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी 10 रैलियां की। अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू कर दिए थे। चुनाव के 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया था। रात करीब 3 बजे तक बैठक हुई थी। टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डाटा एनालाइज कर 3 कैटेगरी बनाई गई। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रैटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष से 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। 2021 के और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस पर स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया गया था। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन में बंगाल दौरे को बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। इसमें 4 केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विपल देव, अमित मालीवाल और 4 बंगाली नेता जिसमें समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार मतमा शामिल थे। सुनील बंसल को 4 साल पहले ही बंगाल का मुख्य संगठनात्मक प्रभारी बना दिया गया था। अब जरा सोचिए, 4 साल पहले 2021 में टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। इस बार भी ऐसी कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को पलट दिया। अब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, तो उसमें 15 बंगाली और 25 दूसरे राज्य के नेताओं के नाम थे। टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर 6 दूसरे राज्य के नेताओं का नाम हटाकर बंगाली नेताओं का नाम शामिल कर दिया। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी किसी बाहरी को सीएम बनाएगी, तो मोदी और शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी का सीएम बंगाल की मिट्टी का ही बेटा होगा। बंगाल जितना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। 1943 के बाद से बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी की ही सत्ता थी, मगर अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ये थी टीएमसी की हार की वजह, जो हमने और हमारी बड़ी सी 2 लोगों की टीम ने ये रिसर्च किया है। आपको ये रिसर्च कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, आप देख रहे थे 10वीं प्रेस। मेरा नाम है मनी पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।